सेमीकंडक्टर के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंटेल का प्रॉफिट मार्जिन है 50% का है और एएमडी का ग्रॉस मार्जिन 48% है। एप्लाइड मटेरियल्स का ग्रॉस मार्जिन 47% है। क्वालकॉम का ग्रॉस मार्जिन 58% है और एनवीडिया का ग्रॉस मार्जिन 60% से भी ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो मार्जिन है वो तो एवरेज है इन कंपनीज़ में। तो अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें हाईएस्ट एंड प्रोडक्ट्स का तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनवीडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, उनका हाईएस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो 4090 है, जो कि कुछ महीनों पहले अनाउंस हुआ है। तो वो आंखों में आंसू ला देने वाले $1600 से शुरू होता है। अगर हम एनवीडिया के एवरेज ग्रॉस मार्जिन को ले लेते हैं 60% के, इसका मतलब ये है कि $960 तो सिर्फ एक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। मगर अगर हम सच्चाई की बात करें तो ऐसा नहीं कि सारे एनवीडिया के प्रोडक्ट्स का ग्रॉस मार्जिन एक्जैक्टली 60% है। यहाँ पे सिनेरियो ये हो सकता है कि जो लोअर एंड कार्ड्स है जैसे कि 50 और 60 सीरीज, उनका ग्रॉस मार्जिन 40 से 50% का है। वहीं पे हायर एंड कार्ड्स जो है जैसे 80 और 90 सीरीज, उनका ग्रॉस मार्जिन 70 से 80% का है। अगर हम इसे लोअर एंड में भी एस्टिमेट करें और 70% कहें तो इसका मतलब ये है कि इनवीडिया को सिर्फ $480 लगते हैं RTX 4090 को बनाने के लिए और उसे $1600 में बेचते हैं, जिससे उनके पास $1120 ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है। तो हमें एक और चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि जो फ्रंट फेसिंग कंपनीज है वो ऐसी नहीं है जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हैं। बेकेट सेमीकंडक्टर कंपनीज जो है वो भी इसका मजा ले रही है। ASML का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 51% है, वहीं पे TSMC के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 55% है। और इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए ऐसा हो सकता है कि 4090 की कॉस्ट $200 से भी कम आती है बनाने में, मगर फिर भी 8 गुना ज़्यादा उसके अमाउंट से बिक रहा है वो। और इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए जो आईफोन है, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है पूरी दुनिया में, इसके हाई मार्जिन होते हैं, वो सिर्फ $570 कॉस्ट करता है बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि आईफोन भी सिर्फ 2 गुना ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में बिकता है, वहीं पर जो चिप्स है वो कई गुना ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा बिकते हैं। और इस चीज़ के बाद आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि आप नेट मार्जिन में क्यों देख रहे हो, आपको ग्रॉस मार्जिन में देखना चाहिए, मगर ये चीज़ों को चेंज नहीं करता, क्योंकि ASML का नेट मार्जिन 30% है, TSMC का नेट मार्जिन 40% है, क्वालकॉम का नेट मार्जिन 30% है और एनवीडिया का नेट मार्जिन 26% है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हो, एक्सपेंसेस की, रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग और बाकी सारी चीज़ों की, इन कंपनीज को चलाने के लिए दोनों सप्लायर्स और फ्रंट फेसिंग कंपनीज को 30-30% का मार्जिन मिलता है हर एक को। और अगर आप इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स हो तो आपके पास तो प्योर गोल्ड है हाथ में, क्योंकि एनवीडिया का स्टॉक 45 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों में। इवन अभी 63% का सेल ऑफ हुआ था फिर भी। मगर अब अगर आप एक कस्टमर्स हो इन कंपनीज के तो वेल इतना अच्छा नहीं होता है। एक और चीज़ जो है इसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बनाती है कि चिप्स जो है किसी भी तरह से नई चीज़ नहीं है मार्केट में, और ज़्यादातर ये कंपनीज मार्केट में 30 से 50 सालों से है। तो आप सोच सकते हो कि आपकी इनके मार्जिन कम हो जाने चाहिए थे टाइम के साथ जैसे ही कॉम्पिटिटर इस मार्केट में आते हैं, मगर आज हम स्थिति देख ही सकते हैं। तो किस तरह से सेमीकंडक्टर के मार्जिन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर थोड़ा पीछे देखें तो सेमीकंडक्टर्स के मार्जिन हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं, और इसका मेन रीज़न ये है कि सब्सटेंशियल रिस्क आता है एक चिप कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि एक चिप इंडस्ट्री जो है कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ में है जहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है सिंपली, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाती है। और इसका मेन रीज़न है क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसे कहा जाता है मोर्स लॉ। ये लॉ 1960s में बनाया गया था इंटेल के को फाउंडर्स जिनका नाम था गॉर्डन मॉर्स, उनके द्वारा। और इसके हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन को देखते हुए सेमीकंडक्टर्स के गॉर्डन ने प्रोजेक्ट किया था कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है डेंस इंटीग्रेटेड सर्किट में वो डबल होंगे हर साल आने वाले 10 सालों में। और उनके 10 सालों के बाद जो है उन्होंने रिवाइज करी अपनी थ्योरी को और ये कहा कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो कंटिन्यू होते जाएंगे डबल करना हर 2 साल में इंडेफिनेटली। ये ऑब्जर्वेशन उसके बाद से स्टैंडर्ड बन चुका है चिप इंडस्ट्री में और जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है आज तक। और ओवर द ईयर्स यहाँ पे बहुत सारे स्केप्टिक्स और इवन एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि मोर्स लॉ डेड हो चुका है, मगर आपको इस लॉगरिथमिक ग्राफ को देखना पड़ेगा कि मोर्स लॉ अभी भी जिंदा ही है। जो नंबर है ट्रांजिस्टर्स का जो कि माइक्रोचिप्स में लगती है वो कुछ हज़ार से 1970s में जो था वो टेंस ऑफ बिलियंस पे पहुंच चुका है आज। और ऑनेस्टली ये ग्रोथ जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और सिंपली ये चीज़ दिखाती है कि कितना ज़्यादा इंसान कैपेबल है कुछ भी करने का। मगर एक मिनट यार, किस तरह से रेलिवेंट हो सकता है आज भी हाई चिप मार्जिन पे? वेल इसका जवाब ये है कि एक्सट्रीमली रिस्की हो जाता है चिप बिजनेस में आना, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ता है रिकॉर्ड पेस में। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कुछ ही सालों में डेड हो जाओगे। यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो उन प्रोमिनेंट अमेरिकन चिप कंपनीज की जो कि बैंकरप्ट हो चुके हैं पिछले कुछ दशकों में। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो कि इतना ज़्यादा गला काट वाला कंपटीशन होता है यहाँ पे। अब आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, वो सिर्फ 15 सालों से ही है, लेकिन मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, मगर आईफोन 14 जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि डबल अपग्रेड आईफोन 12 से। ना कि सिर्फ आपको इनोवेट करना पड़ता है किसी भी और इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा, मगर आपको एक्सट्रीमली स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर रखना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ है, चिप कंपनी जो है वो सोली डिपेंडेंट होती है रेवेन्यू जो कि उनकी चिप से आती है। अगर आईफोन की सेल्स डाउन हो जाती है एप्पल सर्विसेज पे ध्यान दे सकता है, अगर अमेजोन की सेल्स कम हो जाती है तो अमेजोन प्राइम की प्राइस बढ़ा सकता है और AWS की भी। मगर अगर चिप की सेल्स नीचे चली जाती है, चिप कंपनीज के पास कुछ भी चीज़ नहीं होगी करने को।
इनमें से ज़्यादातर कंपनीज का कोई भी एंड यूज़र से कांटेक्ट नहीं होता या फिर रिकरिंग रेवेन्यू का कोई भी तरीका नहीं होता है। जो एक ही तरीका होता है पैसे कमाते हैं वो चिप्स बेच कर, और वो चिप्स एक ही तरह से बेच सकते हैं इनोवेशन में सबसे आगे रह के, और उनके कॉर्पोरेट कस्टमर जो हैं उनकी बहुत कम ब्रांड लॉयल्टी होती है और वो किसी भी समय स्विच कर सकते हैं। आई मीन एप्पल ने इंटेल को लिटरली डिच कर दिया। क्या आपको लगता है उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी कॉलकॉम जैसे किसी को छोड़ने के लिए? और इसका भी जवाब होगा ना। और अगर किसी ने भी आपको कन्विंस नहीं किया इन चीज़ों से तो बिजनेस ही काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। आपको इंटेल के स्टॉक को देख लो जो कि न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाया उसने 22 सालों में। तो हालांकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग हो सकती है, मगर ये ब्रूटली पेनफुल भी हो सकती है। और इसका मेन रीज़न ये है कि इन कंपनीज का हाई मार्जिन इसलिए होता है ताकि वो कॉम्पनसेट कर सकें रिस्क को। हालांकि चिप कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रखे जब वो टॉप पे थे। जो मार्जिन है वो जो हम आज देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है जिससे भी पहले हमने जो भी देखा। इनवीडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। 2016 से पहले कंपनी का काफ़ी मॉडेस्ट और रीजनेबल नेट मार्जिन था 10 से 15% का, मगर 2016 से 2019 के बीच ये मार्जिन जो है वो 38% तक बढ़ चुका है। और सिमिलर ट्रेंड जो है इनवीडिया के साथ AMD में भी देखा जा सकता है। और 2016 तक तो AMD एक्चुअली कंसिस्टेंटली पैसों को लूज़ कर रहा था, मगर 2016 से 2019 के बीच में AMD के मार्जिन्स -20% से पॉजिटिव 5% पर चले गए। TSMC ने सिमिलर बूस्ट देखा इसी स्लाइटली डिफरेंट टाइम फ्रेम में। तो आखिर क्या हुआ मिड 2010 में जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर मार्जिन जो है वो रॉकेट की तरह उड़ गए? वेल, इसका जवाब है अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक्स डिमांड में। और ब्रॉडर मार्केट में देखा जाए जो सोर्स है स्पाइक का वो ऑब्वियस है, ये था स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। 2009 से 2018 के बीच में जो नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स है जो हर साल बिकते थे वो 172 मिलियन से बढ़ के 1.5 बिलियन यूनिट्स पर ईयर पे पहुंच गए। और बहुत सारी कंपनीज ने इन अपॉर्चुनिटी को देखा इससे पहले कि ये हुई, और TSMC के फाउंडर मॉरिस चैंग को लिटरली रिटायरमेंट से वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से वो एश्योर कर सके कि TSMC जो है इस जाइगेंटिक अपॉर्चुनिटी को छोड़ ना दे। और चैंग की गाइडेंस के नीचे TSMC जो है उसने डील करी एप्पल के साथ, और कंपनी जो है वर्टिकल चली गई उसके कुछ ही समय बाद। जो स्मार्टफोन बूम है ना कि सिर्फ ऐसा ही था कि जो सर्ज लेके आया चिप डिमांड में, हमने एक और बूम PC गेमिंग स्पेस में भी देखा जो कि AMD की बदौलत आया था। उनकी राइजन लाइन ऑफ CPU जो आए थे 2017 में, AMD ने PC गेमिंग को मोर एक्सेसिबल कर दिया पहले से, इसकी वजह से उन्होंने कॉस्ट भी कम कर दी गेमिंग PC को बनाने की। और राइजन के लॉन्च के कुछ ही समय बाद आप सॉलिड गेमिंग PC बना सकते थे $1000 से नीचे में। और जब आप इस चीज़ को इनसेन पॉपुलरिटी ऑफ फोर्टनाइट से कंबाइन करोगे, आपके पास बहुत सारे कैजुअल मोबाइल और कंसोल गेमर जो है PC में स्विच करने वाले मिलेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हनीमून पीरियड था वो इतना ज़्यादा लंबा चला नहीं, क्योंकि गेमर्स ही ऐसे नहीं थे जो कि GPUs को पाने की होड़ में लगे हुए थे। क्योंकि उसी समय जब PC गेमिंग बूम कर रही थी, जो क्रिप्टो करेंसीज है वो भी कर रही थी। 2015 से 2017 के बीच बिटकॉइन जो है 100 गुना बढ़ गया, $200 से $20,000 तक पहुंच गया। और बिटकॉइन ने पूरे क्रिप्टो मार्केट को भी अपने साथ लेके खींचा आगे और इसको एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बना दिया। और इथेरियम जो है वो भी इनविडिया के GPU से माइन होने लगा। और ये क्रिप्टो माइनर्स जो है वो एक या दो GPUs नहीं खरीद रहे थे एक बार, ये जो है डजन्स खरीद रहे थे, क्योंकि उनके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, ये एक बिजनेस था उनका। और जल्दी इनविडिया भी है वो डिमांड के साथ रह नहीं पाया, जिसकी वजह से GPU सेकेंडरी मार्केट में बिकने लगे इनसेन मार्कअप्स के साथ 50 से 100% के। और इसी के साथ ही माइनर्स जो है GPUs खरीदने लगे क्योंकि वो काफ़ी अभी प्रॉफिटेबल था। मगर इसी समय दिमाग की बत्ती जो है जेनसन हुआंग के सर में वो बुझ गई। अगर वो सोच रहे थे कि अगर लोग 50 से 100% ज़्यादा हमारे GPUs को सेकेंडरी मार्केट में देके खरीद रहे हैं तो क्यों हम ही 50 से 100% खुद चार्ज ना कर लें एक्स्ट्रा। और 2000 सीरीज़ के लॉन्च के साथ ही एग्जैक्टली यही इनविडिया ने किया। इनिशियली उन्हें एक्चुअली बैकफायर मिला इनविडिया को, क्योंकि 2000 सीरीज़ जो है वो डेप्थ्स ऑफ 2018 के बेयर मार्केट के टाइम आई थी, मगर इनविडिया ने हाई प्राइसिंग को रखा 3000 सीरीज़ में भी, जिसकी वजह से परफेक्ट पोजीशन में आ गए 2021 के क्रिप्टो बुल मार्केट में। और बाकी तो हिस्ट्री बन चुकी है। हालांकि डिमांड वाले फैक्टर्स बढ़ने लगे पूरे डेकेड में। जो ग्रैंड स्लैम जो है वो 2020 में आया, जो कि बिगिनिंग थी सप्लाई शॉर्टेज की। और जैसे ही पेंडेमिक ने होल्ड लिया, फैक्ट्रीज और लॉजिस्टिक चैनल जो है पूरी दुनिया में वो बंद होने लगे। और जैसा कि आपको पता है, अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग और स्केलिंग के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि बहुत आसान है सप्लाई चेन को बंद करना बजाय इसके कि उसको फुल कैपेसिटी में वापस शुरू करना। और ये रिकवरी और भी खराब हो गई इन्फ्लेशन से और रिसेशन के डरों से, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर्स को इंसेन अमाउंट देने पड़ते थे रॉ मटेरियल्स को, और उन्हें डर था कि डिमांड जो है वो कम होने वाली है, तो वह हेजिडेंट होने वाले थे कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाए। इनिशियली ये डिसएडवांटेज था क्योंकि कंपनी जो है मार्केट की डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी, मगर ओवर टाइम ये एक एडवांटेज बन चुका है।
जब यहाँ पे डिस्पेरेंसी आ जाती है सप्लाई और डिमांड के बीच में, कंपनी जो है प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं और ब्लेम कर सकते हैं इन्फ्लेशन और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स में। अब हर कोई, चाहे वो दूध वाला हो या फिर एप्पल हो, इसी चीज़ को कर रहा है, तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि चिप कंपनीज भी है इस ट्रेंड में जंप कर चुकी है। मगर ये सारी चीज़ें एक सवाल लेके आती है, एक्चुअली ये कितना लंबा चलने वाला है आखिर। अब चाहे वो अगले साल हो या फिर 3 साल के बाद हो, जो सप्लाई शॉर्टेज है वो उसका अंत तो होने वाला है, और इन सारी चीज़ों के साथ ही जो ग्रोथ फैक्टर्स है जो हमने पहले डिस्कस किए वो भी खत्म होने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन अडॉप्शन, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। ग्लोबल स्मार्टफोन सेल जो है वो 4 साल पहले पीक कर चुकी है, और जो डिफरेंस बचता है हर स्मार्टफोन के बीच में वो कम से कम देखने जाने वाला हो सकता है। इसी की वजह से जो स्मार्टफोन सेल्स हैं वो ना कि सिर्फ स्थिर होंगी मगर कम भी होंगी। तो जो चिप सप्लायर्स है जैसे कि TSMC हो गया, उनके कम और कम प्राइसिंग पावर बचेगी कस्टमर्स पे एप्पल की तरह। और एट द सेम टाइम जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो भी माइनिंग से दूर जा रही है और प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रही है। इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक को आजमा लिया है पिछले हफ्ते ही, और वो प्रोबेबली आगे सारे लोग ये करने वाले हैं। और इसमें मेरा मतलब ये नहीं है कि चिप इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होने वाली है आगे जाके। सेमीकंडक्टर ज़रूरी पार्ट बन चुके हैं मॉडर्न सोसाइटी का, तो इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से तो कहीं नहीं जाने वाली काफ़ी जल्दी। तो मगर इसी चीज़ के साथ ही जो चिप इंडस्ट्री है वो एक्सट्रीमली सिलिकल है, क्योंकि हमने शायद कंप्लीट कर लिया है बूम फेज़ को पिछले साल के एंड में ही। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली बिगिनिंग है लॉन्ग और नेस्टी बर्स्ट फेज़ की। इन्विडिया इन फेजेस से गुजर चुका है .com बूम के बाद, और इन्विडिया को 15 साल लगे वापस से बूम फेज़ में आने के लिए। और एज ए कस्टमर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि डिमांड के लेवल और सप्लाई इशूज जो अगर रिजॉल्व हो जाएंगे तो हम सिग्निफिकेंटली बेटर वैल्यू पर डॉलर देखेंगे। मगर अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए, क्योंकि कितना भी लंबा ये फेज चले एक चीज़ तो पक्की है कि ये रोकी नहीं जा सकती और कभी भी हो सकती है। मगर ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं सोचता हूँ। क्या आपको लगता है सेमीकंडक्टर के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि जो है इतनी महंगी प्राइसेस का अंत होने वाला है। और साथ साथ चेक हमारे करना डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।